हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट क्लासेस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के बारे में। पिछले वीडियो में भी हमने इसी को डिस्कस किया था, पर आज जो मैं लेके आ रहा हूँ वो इतना शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ मेटल नॉन मेटल का कि एनसीईआरटी की आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। पूरी एनसीईआरटी में से जो हर एक लाइन से जो इम्पोर्टेंट बात हर एक लाइन में लिखी हुई है उसको हम एक शॉर्ट तरीके में हम पढ़ेंगे कि जान लो कि इसको अगर देख लोगे तो मैं बता रहा हूँ कि मेटल नॉन मेटल का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके क्लास 10th बोर्ड के लिए। मतलब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने इस पे बताई है पूरी आपको कि क्या क्या चीजें किस लाइन में है, उस लाइन से कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है। तो बने रहो वीडियो के साथ, लास्ट तक बने रहोगे। अगर पूरा वीडियो देख ली तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कि नॉटन मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, एक भी क्वेश्चन। ठीक है। आपने पूरा अगर पढ़ा दिए तो एक बार इस वीडियो को देख के ना आपका रिवीजन ही होगा। तो सारा कुछ नहीं, रिवीजन ही होगा आपका, लेकिन बहुत अच्छा हो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मेटल्स की है वो ये है कि मेटल्स की इसमें क्या बताइए, आपको प्रॉपर्टी जाननी है। ठीक है। तो मेटल क्या होता है? मेटल आपका लस्ट्रस होता है, उसके पास एक शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। मेटल आपका मेलिएबल होता है, मेटल आपका डक्टाइल होता है, मेटल आपका कंडक्टर होता है, और मेटल आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। तो जो पहला है मेटल नॉन मेटल में, ये इसकी प्रॉपर्टी को ही जानना है कि जो वो लस्ट्रस होता है, मेलिबिलिटी होती है, डक्टाइल होता है, कंडक्ट होता है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। ठीक है। और एक चीज और है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल की। लस्टर्स का मतलब क्या? उसके पास शाइनिंग सरफेस होती है। मिलिएबल का मतलब क्या है? थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है? उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडक्टर का मतलब है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देगा। और सोनरस का मतलब क्या है कि जब उसको मालूम है किसी चीज से तो वो एक वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है। मेटल जो होता है तो कैसा साउंड होता है? सोनरस साउंड होता है। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहली चीज क्या बताई मैंने? मेटल के पास क्या होता है? एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, वो चमकता है। दूसरा क्या बताया था? वो एक थीन शीट में कन्वर्ट करता है। तीसरा वो थीन वायर में कन्वर्ट करता है। चौथा वो कंडक्ट करवाता है किसको? हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को। पांचों कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? कैसा? सोनरस साउंड। घंटी बजाते हो ना, टन टन आवाज आती है ना, उसी को सोनरस साउंड कहते हैं। ठीक है। चलो, अब नॉन मेटल के पास ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल के पास ये सारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन कुछ उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे सारे नॉन मेटल नॉन लस्टर्स होते हैं, केवल एक नॉन मेटल को छोड़ के, वो कौन सा है? आपका आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। तो ये बात नोट रखना कि बाकी सारे नॉन लस्टर्स मेटल जो है वो क्या है? सॉरी, बाकी सारे जितने नॉन मेटल है वो क्या? नॉन लस्टर्स है। केवल एक छोड़ के, और वो एक कौन है? आयोडीन। ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं वो तो या सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। या तो वो सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। केवल केवल एक छोड़ के, जो कि क्या है? ब्रोमाइन। ठीक है। ब्रोमाइन क्या होता है? लिक्विड होता है। तो दो एक्सेप्शन बताया ना। पहले क्या बताया? आयोडीन। सारे नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं। केवल एक छोड़ के, किसको? आयोडीन, ये लस्ट्रस होता है। सारे नॉन मेटल सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं, केवल एक को छोड़ के, किसको? ब्रोमीन, जो कि क्या होता है? गैस होता है, सॉरी लिक्विड होता है। क्लियर है? एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, उस मेटल का नाम है मर्क्यूरी। क्या नाम है? मर्क्यूरी। एक मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड होता है, नाम क्या है उसका? मर्क्यूरी नाम है। क्लियर है बात? चलिए, उसके बाद ऐसा नॉन मेटल जिसको मैं हाथ में रखूं और पिघल जाए। ऐसा नॉन मेटल, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा मेटल जिसको मैं हाथ में रखूं। ऐसा मेटल जिसको मैं कहाँ रखूं? हाथ में रखूं, और वो पानी की तरह, बर्फ की तरह क्या हो जाए? पिघल जाए। तो कौन सा है आपका? वो है आपका गैलियम। क्या है? गैलियम है। और क्या है? कैसियम है। दोनों मेटल्स के नाम याद रखिएगा, गैलियम और कैसियम। क्लियर है बात? चलो, नेक्स्ट। गैलियम और कैसियम, आगे बढ़ते हैं।
कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल होता है, कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसके एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन इस चैप्टर में बताया है, एक आपका डायमंड बताया है, एक आपका ग्रेफाइट बताया है। तो डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड क्या होता है? डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। क्लियर है बात? मतलब कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक आपका डायमंड है, तो डायमंड क्या हो गया? हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया। दूसरा क्या? ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है? डायमंड है जो कि हार्डेस्ट हो गया, एक क्या है? ग्रेफाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रही है भाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये कौन है दोनों? दोनों क्या थे? कार्बन के इलेक्ट्रोप थे। मतलब सेम उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, उसके बीच में क्या था? अंतर था। जब हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर देखेंगे तो इसको और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समय ज्यादा नहीं है, समय बहुत शॉर्ट में इसको खत्म करना है। फिर आ जाओ आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी? मेटल और नॉन मेटल दोनों की। पहले हम लोग मेटल को देखते हैं। तो देखो, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। ये नोट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेना। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल जो ऑक्साइड होते हैं, वो आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। क्या होते हैं नेचर में? एसिडिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेटल ऑक्साइड क्या होगा? मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक होगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक होगा भाई, एसिडिक। मतलब कैसे जानोगे कि ये एसिड है कि बेस है? इंडिकेटर की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे? इंडिकेटर की मदद लेंगे। जब मैं मेटल ऑक्साइड से ब्लू लिटमस पेपर ले जाऊंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। सॉरी, जब रेड लिटमस पेपर को ले जाऊंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर बताएगा ना। तो रेड लिटमस को ले जाऊंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। और नॉन मेटल ऑक्साइड है तो जब ब्लू को ले जाऊंगा किसमें कन्वर्ट होगा? रेड में। तभी तो बताया कि वो एसिड है भाई। कैसा नेचर है? एसिडिक नेचर है। ठीक है। कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं, कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि आपको एसिडिक नेचर भी दिखाता है और बेसिक नेचर भी दिखाता है। क्या दिखाता है? एसिडिक भी दिखाता है और बेसिक भी दिखाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, कौन सा ऑक्साइड? एम्फोथेरिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर भी दिखाए और बेसिक नेचर भी दिखाए। उनका नाम क्या हमने रखा है? उनका नाम हमने रख दिया भाई एम्फोथेरिक ऑक्साइड। अब कौन है ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड? कौन है? कौन है? ये है आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके हैं, और आपके हैं जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके कैसे हैं? ये दोनों भाई साहब आपके एम्फोथेरिक ऑक्साइड है। एग्जाम में अगर आता है कि एक ऐसे मेटल ऑक्साइड का नाम बताओ जो एम्फोथेरिक है नेचर में, तो आंख बंद करके क्या लिख देना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। सोचना ही नहीं है। एम्फोथेरिक मतलब एल्यूमिनियम और जिंक। क्लियर है बात? आगे चले, चलो। हाँ, तो अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात हमारी ये है कि एक मिनट रुको। तो क्या होगा भाई? इरेजर ले लेता हूँ। हाँ, मिटा दे सारे को। हाँ, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक। ब्लैक। फिर जित ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ज्यादा जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। वो क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? वाटर में। इनसॉल्युबल किसमें? वाटर में। और जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्कलाई कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड मैंने कहा है, सारे मेटल ऑक्साइड नहीं कहा, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, तो कौन सोल्यूबल होते हैं? सोल्यूबल भाई साहब आपके होते हैं सोडियम और आपके पोटेशियम।
ये दोनों जो होते हैं ये एल्कली हैं, क्योंकि ये किसमें डिजोल्व हो जाते हैं? पानी में, पानी में। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है, ये पानी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, किसमें? वाटर में। ठीक है, सॉल्युबल तो है लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसीलिए हम इनको नेचर में नहीं रखते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, रिएक्ट करने के बाद पानी से ये आग भी पकड़ लेते हैं, ये गर्म भी हो जाते हैं, आग प्रोड्यूस कर लेते हैं, फायर आने लगता है इसमें से। ठीक है। तो इनको हम रखते हैं, किसमें रखते हैं इनको? हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में। कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। तो अगर एग्जाम में आएगा कि किन मेटल को हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं, तो क्या लिखना है? क्या लिखना है? सोडियम लिखना है और पोटेशियम लिखना है। क्लियर है बात? ये दो मेटल लिखना है, सोडियम लिखना, पोटेशियम लिखना है। इन्हीं को हम किसमें रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि पानी में और हवा में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। पानी में ये आग भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट आ जाओ। कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड हो जाते हैं, और अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अपने ऊपर एक क्या बना लेते हैं? लेयर बना लेते हैं। किसके साथ रिएक्ट करके? किसके साथ रिएक्ट करके? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, बाहर रखा हूं, सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, सबसे पहले वो रिएक्ट करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, और अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से फायदा क्या होगा? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, कि आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि भाई लेयर बन गई है। अब अंदर का जो मेटल है वो तो उसको मिल ही नहीं रहा ऑक्सीजन। जब अंदर के मेटल को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो अंदर फिर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन वहीं पर रुक जाएगा। क्लियर है? इसलिए जब मैग्नीशियम रिबन को, जिंक को, इन सबको हम लोग जब बर्न करने जाते हैं, तो पहले इसको सैंड पेपर से क्या करते हैं? घसते हैं, इनको साफ करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग उसका लेयर को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसीलिए तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, और आगे का ऑक्सीडेशन क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। चलो, अब बच्चों हम जानते हैं कि कुछ मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल किसके साथ? वाटर के साथ। तो वाटर को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है बच्चों। पहली कैटेगरी है हमारी कोल्ड वाटर, दूसरी कैटेगरी है मेरी वार्म वाटर, वार्म वाटर या हॉट वाटर, जो लेना चाहो ले लो, और तीसरी कैटेगरी है मेरी स्टीम। ठीक है, ये तीन कैटेगरी है मेरी। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो कुछ गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, कुछ ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ गर्म ठंडे दोनों के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते, ना कोल्ड, ना वार्म, ना स्टीम, किसी के साथ नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से वो मेटल है उसको हम लोग जानते हैं। तो देखो, कोल्ड वाटर के साथ आपका रिएक्ट करता है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये दोनों काफी वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, जब हम इनको डालते हैं तो ये हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो होता है वो भी हॉट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पर कैल्शियम में जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है, आपसे पूछेगा कि कैल्शियम वाटर पे क्यों फ्लोट करता है? वाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर? तो सिंपल सा आंसर है कि ये क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोजन गैस, और वही हाइड्रोजन जाके उस कैल्शियम पे स्टिक हो जाता है, जिसके कारण वो पानी में क्या करता है? पानी में वो फ्लोट करता है। ठीक है, क्या करता है? फ्लोट करता है। कौन बनाता है? कैल्शियम क्या लग जाता है? हाइड्रोजन गैस उस पर स्टिक हो जाती है, जिसके कारण वो पानी में क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब कौन सा मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो आप किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ। और स्टील के साथ भैया आपका कौन रिएक्ट करता है? आयरन रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम, सॉरी, आयरन रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम रिएक्ट करता है, और जिंक रिएक्ट करता है। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये कभी भी आपके, कभी भी ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ना वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। समझ में आया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? हाँ, लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ऐसे है ना, जो गर्म पानी, ठंडा पानी, भाप भाप किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। वो किसी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। कौन? गोल्ड, सिल्वर और ये सब चीजें। चलिए, अब
मेटल को जब मैं किसके साथ रिएक्ट कराता हूँ, मेटल को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तब क्या होता है बच्चों, तब मुझे सॉल्ट मिलता है और एक गैस मिलती है, गैस मिलती है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक पे, HCl H2SO4 के साथ तो रिएक्ट करा लिए, पर एक एसिड है, वो एसिड का नाम है HNO3। HNO3 मतलब तो नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट होता है कोई चीज? क्योंकि नाइट्रिक एसिड होती है वो स्ट्रॉन्ग क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। इसकी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होने की वजह से क्या होता है कि वो जो H2 रिलीज किया है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। इसीलिए वो कौन सी गैस रिलीज नहीं करती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। तो नाइट्रिक एसिड एक ऐसी एसिड है जिसके अगर पास अगर मेटल डालूंगा तो कौन सी गैस नहीं निकलेगी? हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग करता है क्या है भैया? ऑक्सीडाइजिंग ये करता है कि जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। और खुद किसमें बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? इसीलिए नाइट्रिक एसिड को या नाइट्रिक एसिड में जब मैं मेटल्स को डालता हूँ तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर कौन रिएक्ट करता है? ठीक है, देखिए उसके साथ केवल कौन रिएक्ट करता है, सॉरी कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, कि कौन रिएक्ट करता है, तो देखिए नाइट्रिक एसिड के साथ केवल दो मेटल रिएक्ट करता है। एक है आपका मैग्नीशियम और एक है आपका मैग्नीज। केवल ये दो मेटल जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? आपके HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों रिएक्ट करते हैं केवल, और क्या हो जाते हैं आपका? आपका क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस थोड़ा बहुत रिलीज करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रिलीज करते हैं। ठीक है, चलिए। कॉपर एक ऐसा मेटल है, कौन सा मेटल? कॉपर एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कॉपर एक ऐसा मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, कॉपर। चलो आगे चले। तो अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बता रहा है? नेक्स्ट बता रहा है कि जब कोई मेटल हो, जब कोई आपका क्या हो, मेटल हो, और वो किसी मेटल सॉल्ट के साथ क्या कर रहा, रिएक्ट कर रहा होगा, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उस मेटल सॉल्ट से क्या करेगा? हटा देगा और खुद जाकर वहां पर बैठ जाएगा। तो सपोज कर लो मेरे पास एक मेटल है A और एक मेरे पास एक मेटल सॉल्ट है BS। तो ये क्या करेगा? मेटल A अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ से B को हटा के खुद जाके उसके साथ लग जाएगा और B को अलग कर देगा। इसको हम किसमें पढ़े थे? इसको हम लोग पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बताता है कि जो ज्यादा एक्टिव जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है? लेस रिएक्टिव मेटल को खुद से क्या कर देता है? हटा देता है। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग जानोगे। ऊपर का मेटल नीचे के मेटल क्या करेगा? उसको डिस्प्लेस करके खुद जाके उस सॉल्ट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट चले। ठीक है, तो ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज का। ठीक, अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। अब इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम क्या होता है? ठीक है, आपको पता है कि एक बॉन्ड कंपाउंड बनता है जो कि होता है आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होता है बच्चों? आयोनिक कंपाउंड होता है। तो आयोनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जिसमें एक जो चीज हो वो क्या हो? मेटल हो, और दूसरी चीज क्या हो? आपकी नॉन मेटल हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। एक को क्या होना जरूरी है? एक को मेटल क्लियर, देखो क्या एकदम है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल मेटल हो रहा है, तो मेटल जो होता है वो क्या करता है? मेटल जो होता है वो डोनेट करता है। मेटल क्या करता है? तो मेटल डोनेट करता है, ज्यादा है उसके पास तो दे देता है सबको, लो भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। और नॉन मेटल क्या है? गरीब है। नॉन मेटल क्या है? ये गरीब है। तो ये क्या करता है? इसको जरूरत होती है तो ये क्या करता है? लेता है, एक्सेप्ट करता है। क्लियर है बात? तो मेटल देता है और नॉन मेटल लेता है। क्लियर? अब तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इसको क्या मैं कैसे करूंगा? तो इसको ऐसे सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास।
अब अब ये क्या करेगा, ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। तो अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11। पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो केवल 10 ही बचा ना, तो इसके ऊपर कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाओ सीएल पे। सीएल है तो सीएल के पास भाई 17 प्रोटॉन और 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब इसके पास क्या हो गए, अब प्रोटॉन इसके पास कितने हुए, 17, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चार्ज वाले पार्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मुझे डायग्राम बना के इसको दिखाना होगा, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो देखो, मेरे पास क्या था, सोडियम था, उसके पास कितने थे, एक थे। ठीक है, फिर मैं क्लोरीन को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होंगे उसको दिखाना होगा, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक, सात। तो अब यहाँ से एक सोडियम का आयन यहाँ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बढ़िया। अब ये एक दे दिया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस तरीके से बन गया। और जो सीएल था उसने एक ले लिया है, तो एक ले लिया है, और इसके पास पहले से ही क्या थे, 7 थे, तो इस तरीके से बन जाएंगे। इसके ऊपर लेकिन चार्ज कैसे दिखाऊंगा, माइनस। तो इस तरीके से मैं इसको क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। ये बात आई होप समझ में आई होगी चीजें। चलिए, और सॉरी। बिठा दे, रुक जाओ, बिठा दे, बिठा दे। चलो। हम्म, अब ये आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी वो होती है कि वो भाई वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और वो ब्रिटल्स होते हैं, ब्रिटल्स मतलब कांच की तरह होते हैं, अगर पटकोगे तो टूट जाएंगे भैया, जान लेना। और उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि भाई आयनिक कंपाउंड बने हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तो जैसे 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 मैं उसको हीट करते जाऊंगा, तो उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, और वो फिर वो दूर हो जाएंगे। देखो, जब कोई आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों नहीं कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास मूवमेंट के लिए कोई गैस पानी नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्वस सोल्यूशन में जाता है, अब क्या होते हैं, आयन फ्री हो जाते हैं। अब आयन जब फ्री हो गए तो वो मूवमेंट करता है, इसीलिए जो एक्वस सोल्यूशन, एक्वस आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो सोल्यूशन होते हैं आयोनिक कंपाउंड के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आयंस का क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। वो क्या करते हो, जैसे तुम एक्वस सोल्यूशन में डाले हो, तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कमजोर पड़ जाता है। तो जब वो कमजोर पड़ जाता है और वो वीक हो जाता है, तो फ्री होते हैं मूवमेंट करने के लिए। क्लियर है मैम, चलिए। चलिए। जो मेटल होता है भाई, जो अब देखो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ऑफ मेटल, जो मेटल होता है वो नेचर में हमको मेटल के फॉर्म में नहीं मिलता है। उसके साथ देखो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह लगी होती हैं। तो जो मिनरल्स हम किसको कहते हैं, मिनरल्स हम किसको कहते हैं, मिनरल्स जो हमको नेचुरली नेचर में मिलता है, किसको कहते हैं, जो एलिमेंट या जो कंपाउंड को नेचर में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। अब इन मिनरल्स अगर हम मेटल को, ज्यादा मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल क्वांटिटी ज्यादा है, उससे मैं ओर्स कहता हूँ। ऐसे मिनरल्स जिसमें कि मेटल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, उसको मैं क्या कहता हूँ, ओर्स कहता हूँ। ठीक है, देखो कॉपर सिल्वर जो होता है, कॉपर और सिल्वर जो होता है, वो हमको फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में मिलता है। ठीक है, मेटल तीन कैटेगरी में हमने बांटा है। ठीक है, मेटल को तीन कैटेगरी से बांटा है, तीन कैटेगरी से बांटा है। कौन कौन से कैटेगरी है वो देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, वो आपके हैं, देखो, मेटल जो लो में, लो रिएक्टिविटी से, जो मतलब रिएक्टिविटी जो सबसे नीचे है, तो कौन कौन से आपके, गोल्ड है, आपका सिल्वर है, ये आपका क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। ठीक है, अब मीडियम में आ जाइए। मीडियम में आपके कौन से होते हैं, मीडियम में आपके होता है जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, कॉपर होता है। ये मीडियम कैटेगरी में, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव में आ जाइए, मतलब मेटल जो बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। ये कौन से होते हैं आपके, सोडियम हो, पोटेशियम होते हैं, सोडियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं और
एल्यूमिनियम होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ये थोड़ा रिएक्ट करते हैं, थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते हैं। क्लियर है? तीन कैटेगरी है, लो, मीडियम और high। तो अब इनको पाने का अलग अलग वो तरीका है। ठीक है, तो मेटल, सबसे पहले उन मेटल्स की बात करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। तो रिएक्टिव सीरीज में जो मेटल सबसे ऊपर है उनको सीधा मैं हीट करके निकाल लेता हूँ मेटल्स को। उनको कुछ नहीं करना होगा, उनको सीधा मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ, तो वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में आते हैं, और जब वो ऑक्साइड फॉर्म में आते हैं फिर उनको और हीट करते हैं तो हमको मेटल मिल जाता है। जैसे सीना बार होता है, सीना बार है किसका है, मरकुरी का। सिनाबार किसका होता है, मरकुरी का। जब मैं इस सिनाबार को ऑक्सीजन के साथ क्या करता हूँ, बर्न करता हूँ, इस सिनाबार को मैं ऑक्सीजन के साथ जब मैं बर्न करता हूँ तो ये मुझे मरकुरी ऑक्साइड देता है। अच्छा जी, है ये मरकुरी, मरकुरी ऑक्साइड देता है, और ये मरकुरी ऑक्साइड के साथ साथ आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, फिर ये जो मरकुरी ऑक्साइड होता है इसको मैं और हीट देता हूँ तो ये Hg अलग कर देता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो इस तरीके से हमको मेटल अलग मिल गया। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सॉरी जो लेस रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल कम रिएक्टिव होते हैं, उनको सीधा मैं किससे निकाल लेता हूँ, बर्न करके निकाल लेता हूँ। वो मैं बस गर्म करता हूँ और वो मेटल मुझे दे देते हैं, उनके साथ मुझे ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब जो मेटल आपके मिडिल में है, ठीक है, जो ना ज्यादा रिएक्टिव है ना कम रिएक्टिव है, उनको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहली बात तो वो हमको दो फॉर्म में मिलते हैं, एक आपको या तो वो सल्फाइड स्टेट्स में मिलेंगे, या तो वो आपको कार्बोनेट स्टेट में मिलेंगे। मतलब या तो वो मेटल कार्बोनेट्स होंगे या वो मेटल सल्फाइड होंगे। ठीक है, तो जो सल्फाइड होता है, जो आपका सल्फाइड होता है उसको मैं निकालता हूँ रोस्टिंग करके। क्या करके? रोस्टिंग करके। रोस्टिंग क्या होता है अभी हम बात करेंगे, रोस्टिंग करके। और जो कार्बोनेट्स होता है इनको मैं निकालता हूँ कैल्सिनेशन करके। क्या करके? कैल्सिनेशन करके। ठीक है, तो रोस्टिंग हम किसको कहते हैं, रोस्टिंग किसका करते हैं, सल्फाइड करते हैं। रोस्टिंग हम किसको कहते हैं, जब मैं किसी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ, किसके प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और कैल्सिनेशन किसको कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेरे पास जिंक सल्फाइड है। ठीक है, जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। ठीक है, तो ये मुझे देगा टू, यहाँ पे भी टू होगा, टू ZnO प्लस टू SO2। टू ZnO प्लस 2, अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिल गया, तो जिंक ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, तो ZnO मिल जाएगा, उसको और मैं हीट करूंगा तो मुझे क्या देगा, जिंक दे देगा। ठीक है, उसी तरह जैसे अब मेरे पास जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को मैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बंद करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, ZnO देगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ से मैं मेटल ऑक्साइड पा जाऊंगा, मेटल ऑक्साइड पा गया, इसको और हिट दूंगा तो मुझे ऑक्साइड स्टेट से मेटल निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हर एक चीज को किस में लाना चाहते हैं, उसके ऑक्साइड फॉर्म में लाना चाहते हैं। ठीक है, जब वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है तो अच्छे से निकलता है। यहाँ पर एक तो हमने क्या देखा, कैल्सिनेशन देखा और रोस्टिंग देखा। कैल्सिनेशन किसको कहते हैं, कैल्सिनेशन हम उसको कहते हैं जो कि कार्बन स्टेट में जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, और रोस्टिंग किसकी करते हैं, क्या करते हैं, जो सल्फाइड होते हैं उनके क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 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 कहाँ है, नेक्स्ट यहाँ है, नेक्स्ट यहाँ है, नेक्स्ट यहाँ है, नेक्स्ट यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उनमें जो हमको वेल्डिंग करनी होती है, हमको जोड़ना होता है, तो उसको हम किसकी मदद से करते हैं, एक मेटल लेते हैं, उस मेटल का नाम क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग रिएक्ट कराते हैं आपका, एल्यूमिनियम को हम लोग रिएक्ट कराते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्या देता है, तो Fe देता है, और क्या देता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे देता है, और ये हीट देता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में आता है कि रेलवे ट्रैक्स को जब हम लोग को जोड़ना होता है तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम का, आयरन ऑक्साइड के साथ। ठीक है, रेलवे को, रेलवे ट्रैक से जोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे मेटल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो हम लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके साथ हटा देते हैं और उसमें हम क्या पा जाते हैं, मेटल्स को आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर जो मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है,
अब उनको निकालने के लिए हम लोग भैया देखो सीधा सिंपल सा काम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसे मेटल्स होते हैं इनको हम लोग मोल्टेन मोल्टेन क्लोराइड स्टेट में ले जाते हैं, मोल्टेन क्लोराइड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं हम, और मोल्टेन क्लोराइड स्टेट में करने के बाद उससे हम लोग क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जो आपका कैथोड होता है, वेट कीजिएगा, जो कैथोड होता है वो कैसा टर्मिनल होता है? वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। और जो एनोड होता है वो आपका कैसा टर्मिनल होता है? वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जो प्योर मेटल होता है, जो प्योर मेटल होता है वो आपके कहाँ पे, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड इम्प्योर इम्प्योर मेटल्स को डाला है, ठीक है। हमने क्या डाला है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जब टूटा तो सारा सोडियम जाके किस पे इकट्ठा हो जाएगा? कैथोड पे, ठीक है। और सारा जो इम्प्योरिटीज होगा, क्लोरीन क्लोरीन होगा, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? आपका एनोड पे। क्लियर है बच्चों? तो सारा मेटल कहाँ पे इकट्ठा होगा? प्योर मेटल कैथोड पे होगा, यहाँ पे मेटल होगा, यहाँ पर इम्प्योरिटीज होगी। एक चीज और जान लेना, यहाँ पे इस एनोड के नीचे बहुत सारे मड जमा होते हैं, जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। और एनोड मड क्या होता है? इम्प्योरिटीज होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनोड मड, तो एनोड मड वो होता है जो एनोड के नीचे होता है, जितना इम्प्योरिटीज होती है जो इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है। हम्म। देखो लास्ट इसमें जो है वो आपका है कोरोजन। क्या है? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है भाई? जो रस्टिंग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है। देखो सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक सरफेस बन जाता है। और क्वेश्चन आता है कि सिल्वर के ऊपर ब्लैक सरफेस क्यों बन जाता है? तो वो किसकी वजह से बन जाता है? वो आपका सल्फर की वजह से बन जाता है। ये क्या बना देता है? सिल्वर सल्फेट बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कैसा कलर आ जाता है? ब्लैक कलर आ जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर क्यों आ जाता है? क्योंकि वो सल्फर से रिएक्ट करके क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है, इसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक कलर आ जाता है। दूसरा आता है कि कॉपर जो होता है वो अपनी शाइनिंग सरफेस क्यों खो देता है? ठीक है। और वो क्यों हरा बन जाता है? वो इसलिए बन जाता है क्योंकि वो एयर पर मौजूद कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देता है? वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है। वो क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कैसा लेयर आ जाती है? उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है। देखो सिल्वर पे ब्लैक लेयर किसकी वजह से? सल्फर की वजह से। कॉपर पे ग्रीन लेयर किसकी वजह से? कार्बोनेट की वजह से, कॉपर कार्बोनेट। और उसी तरह जो आयरन होता है, आयरन जब एयर एयर और वाटर के प्रेजेंस में आता है तो वो रस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? रस्ट बना लेता है। और इस रस्ट से उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर, कौन सा कलर का लेयर? ब्राउन कलर का लेयर। ठीक है। अब इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको हम कैसे सही कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें एक मेथड का नाम है आपका गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या है? गैल्वेनाइजेशन में हम लोग एक कोटिंग कर देते हैं, और किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं। आयरन के ऊपर क्या लगा देते हैं? जिंक लगा देते हैं, जिससे कि रेस्टिंग बंद हो जाती है। और बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आप पेंटिंग करते हो, ऑयलिंग करते हो, पेंटिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, क्रोम प्लेटिंग हो गया, और आपका एलॉय बना लेते हैं तो उससे भी बन जाता है। अब एलॉय क्या होते हैं? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज नोन एज एलॉय। एलॉय क्या होता है बच्चों? एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है? जब और दो से ज्यादा मेटल को हम लोग मिला के एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जान लो कि कौन कौन से एलॉय है। जैसे आयरन जो होता है, प्योर आयरन काफी वीक होता है, तो इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देते हैं कार्बन। जबकि जो हम कार्बन डालते हैं ये काफी क्या होता है? स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है। अब स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? उसमें देखो हम लोग यूज करते हैं आयरन के साथ हम लोग क्या मिला देते हैं? निकल मिला देते हैं और क्रोमियम मिला देते हैं। ठीक है। क्या मिला देते हैं? निकल और क्रोमियम, जिसके कारण वो क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। और स्टील आप जानते हैं काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रास। ब्रास में क्या लगा होता है बच्चों? क्या होता है आपका? ब्रास। ब्रास में आपका लगा होता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? ब्रास बनता है। और ब्रोंज कब बनता है? ब्रोंज आपका बनता है जब हम कॉपर के साथ क्या मिलाते हैं? कॉपर के साथ हम लोग टिन मिलाते हैं। कॉपर के साथ जब टिन मिलाते हो तो क्या बनता है आपका?
ब्रोंज बनता है। एक आता है, एक और चीज है जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। उसमें क्या होता है? उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। सोल्डर में क्या होता है? सोल्डर में आपका सोल्डर में आपका लेड के साथ क्या रिएक्ट करता है? लेड के साथ आपका टीन रिएक्ट करता है। लेड के साथ क्या रिएक्ट करता है? टीन रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ये जो पूरा था बच्चों, ये जो पूरा था आपका, ये बहुत ही मतलब मेटल नॉन मेटल का जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो जो इम्पोर्टेंट चीज है, बातें, उसको हमने यहाँ पर कवर अप किया है। आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे और सारी चीज़ें क्या अच्छे से रिवाइज हो जाए। एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।